हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल लेट्स लर्न विद निधि में। तो दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर के रूल का पहला वीडियो मैंने डाल दिया है, जिसमें मैंने 5 रूल्स डिस्क्राइब किए हुए हैं और 10 इडियम्स और फ्रेजेस डिस्क्राइब किए हुए हैं। अब ये सेकेंड वीडियो है, जिसमें हम रूल्स 6 से रूल 10 तक पढ़ेंगे, ठीक है, और साथ ही 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। रूल नंबर 6 है, अगर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है सेंटेंस में, कैसा कॉम्बिनेशन कि नंबर हो, आगे नंबर हो, बीच में कोई यूनिट हो और नाउन हो, या तो आगे नंबर हो या बीच में यूनिट हो या एडजेक्टिव हो, तो रूल क्या कहता है कि ऐसा अगर कॉम्बिनेशन बन रहा है तो हमेशा जो यूनिट है वो सिंगुलर रहेगी। कैसी रहेगी? हमेशा यूनिट जो है वो सिंगुलर रहेगी। जैसे एग्जाम्पल है, और यूनिट क्या है? यूनिट जैसे किलोग्राम है, सेंटीमीटर है, मीटर है, इंच है ना, ये सारी यूनिट। और यूनिट नाउन ही होती है, यूनिट है ना, नाउन भी हो सकती है। तो ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। ही सॉ ए 10 इंच स्नैक। ही सॉ ए 10 इंच स्नैक। तो 10 क्या है? 10 नंबर है। इंच क्या है? इंच यूनिट है। तो यहाँ पर इंचेस नहीं लिखा है। अगर सेंटेंस में इंचेस लिखा होता है तो वहाँ पर वो रॉन्ग होता है, वहाँ पर एरर होती है, क्योंकि अगर इस फॉर्म में सेंटेंस दिया हुआ है कि आगे नंबर है, बीच में यूनिट है और फिर उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव है, तो बीच में जो यूनिट है वो सिंगुलर होती है, ठीक है। अब अगला रूल है, पहले ये देखते हैं कि अगर इस कॉम्बिनेशन में सेंटेंस होता है कि आगे नंबर है, बाद में यूनिट है, उसके बाद कोई नाउन या एडजेक्टिव नहीं है, तो अगर ये नंबर और यूनिट अपना मीनिंग बताने में सक्षम है, मतलब ये सक्षम है, सफिशियंट है। जैसे एग्जाम्पल है, आई हैव 5 रुपीज़, मेरे पास 5 रुपये हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 5 जो है नंबर है, ठीक है, 5 नंबर है और यहाँ पर यूनिट जो है वो रुपीज़ लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए, ये कैसा सेंटेंस है? आई हैड 5 डोजन। तो यहाँ पर 5 डोजन, मेरे पास 5 दर्जन है। क्या है? नहीं पता है ना, ये सफिशिएंट नहीं है ना, ये नंबर जो है, यूनिट, ये सफिशिएंट नहीं है, ये अपने पूरे मीनिंग को नहीं बता पा रही है। तो यहाँ पर ये जो यूनिट है ये सिंगुलर होगी, नंबर के बाद ये जो यूनिट है सिंगुलर होगी। अरे भाई, सिंगुलर कम होता है, प्लूरल ज़्यादा होता है। तो अगर आप सफिशिएंट नहीं हो अपना पूरा मीनिंग बताने में, तो यहाँ पर जो यूनिट है वो सिंगुलर रहेगी। और अगर ये जो सेंटेंस आपको पढ़ने में पूरा कंप्लीट लग रहा है, कोई कमी नहीं है, तो यहाँ पर ये जो यूनिट है ये प्लूरल रहेगी, है ना। तीसरा रूल है कि ये जो यूनिट्स हैं, जैसे लिखा हो कि लिखा हो कि 4000, है ना, 4000, तो 4 कम है और 1000 ज़्यादा है, तो 4 आगे रहेगा, ना कि 1004 लिखा होगा, है ना, एक क्रम होता है। तो ये जो यूनिट्स हैं ये हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होती हैं। जैसे थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स टुक द टेस्ट, मतलब 1000 कम है, लैक्स ज़्यादा है, तो यहाँ पर लैक्स के पहले 1000 लिखा हुआ है, ओके। अब अगला रूल है, यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, लैक्स ऑफ 1000 ऑफ स्टूडेंट्स टुक द टेस्ट, तो आप लोगों ने तो ऊपर पढ़ा है कि अगर नंबर हो और यूनिट हो और नाउन हो, तो वो जो है, जो यूनिट है वो तो सिंगुलर होती है। लेकिन अब यहाँ पर ये प्लूरल कैसे है? ठीक है, तो कैसे प्लूरल है? जब भी ये जो है ऑफ के फॉर्म में जब लिखा होता है, जब कोई पैटर्न जो है वो ऑफ के फॉर्म में लिखा होता है, तो वहाँ पर जो यूनिट है वो प्लूरल होता है और ये असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करके लिखा होना चाहिए।
तो 1000 पहले आ गया, लैक्स बाद में आ गया, है ना। ऑफ स्टूडेंट टुक द टेस्ट, ये वाला सेंटेंस सही है। अच्छा, तो ये एग्जाम्पल है हैंडफुल, तो ये हैंडफुल है और क्या है, ये सारी जो हैं वो रैंडम यूनिट्स होती हैं। हैंडफुल है, स्पूनफुल है, ग्लासफुल है, फिस्टफुल है। फिस्टफुल मतलब मुट्ठी भर, है ना। हैंडफुल मतलब हाथ भर, ठीक है। माउथफुल मतलब पूरा मुंह भरा हुआ। ग्लास फुल मतलब भरे भरे हुए ग्लास से। हैंड फुल यहाँ पर क्या है, मुट्ठी भर। तो यहाँ पर जैसे ऐसे ही इन जो है यूनिट्स को क्या कहते हैं, इनको कहते हैं रैंडम यूनिट्स। ये रैंडम यूनिट्स जो हम मतलब कि रोज़मर्रा जीवन में यूज़ करते हैं। ये मुट्ठी भर ये ले आओ, चम्मच भर ये दे दो, है ना। तो ऐसी जो होती हैं रैंडम यूनिट्स, वो हमेशा सिंगुलर होती हैं, मस्ट बी सिंगुलर। सो करेक्ट क्या है यहाँ पर, हैंड्स फुल गलत है, और यहाँ पर करेक्ट है सिंगुलर हैंड फुल। और यहाँ पर जो प्लूरल बना है ये भी गलत तरीके से बना है। ये जो रैंडम यूनिट्स होती हैं, जैसे हैंडफुल है, तो अगर इसका प्लूरल बनाएंगे तो हम हैंडफुल के बाद एस लगाएंगे, ना कि हैंड के बाद एस लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो रैंडम यूनिट्स होती हैं, हैंडफुल, स्पूनफुल, फिस्टफुल, माउथफुल, ये सब जो हैं वो सिंगुलर यूनिट्स यूज़ होती हैं अगर वो नंबर के बाद और नाउन से पहले आती हैं। तो इस कॉम्बिनेशन में हमें पता चल गया कि जो यूनिट्स है वो सिंगुलर यूज़ होती है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे है ही गेव मी 2500, 25 ये छोटा है, 100 उससे बड़ा है ना। तो यहाँ पर 2 छोटा है, 2 से बड़ा 5 है, 5 से बड़ा 100 है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सेंटेंस अरेंज हुआ। फिर यहाँ पर ये नंबर है, नंबर के बाद ये यूनिट है, यूनिट जो है वो सिंगुलर होगी, और ये नोट्स जो है वो नाउन है, ठीक है। ये तो रूल नंबर फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखा है, ही हैड 5 डोजन, तो ये तो इसका एग्जाम्पल हो गया कि ये नॉट सफिशियंट है, ये अपने फुल मीनिंग को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा है, नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो यहाँ पर ये जो डोजन है, डोजन्स नहीं होगा, यहाँ पर ये सिंगुलर यूनिट होगी, ठीक है। तो ये रहा पैटर्न, नंबर प्लस यूनिट प्लस नाउन, नंबर प्लस यूनिट प्लस एडजेक्टिव। अगर ऐसा पैटर्न है तो जो यूनिट है वो हमेशा सिंगुलर रहेगी। अगर कोई रैंडम यूनिट आ रही है, रैंडम जैसे हैंडफुल वगैरह है, तो ऐसी अगर यूनिट्स आ रही हैं तो हमेशा सिंगुलर रहेंगी, ठीक है। और अगर सेंटेंस जो है ऑफ से जुड़ा हुआ है, ऑफ से कनेक्ट है, ऑफ से लैक्स ऑफ 1000, तो ऑफ से अगर कनेक्ट है तो वहाँ पर जो यूनिट है वो प्लूरल रहेगी, ठीक है। ऑफ से है तो बहुतों में से कुछ को बताया जाएगा ना, बहुतों में से, लाखों में से, हजारों को बताया जाएगा, तो वहाँ पर भाई जो यूनिट है वो प्लूरल तो रहेगी ही। तो ये रहे नंबर प्लस यूनिट, नंबर प्लस यूनिट प्लस नाउन, नंबर प्लस यूनिट प्लस एडजेक्टिव, ठीक है। अगला रूल है, अगर ये जो वर्ड्स हैं, अमाउंट है, स्पीड है, वेट है, हाइट है, डिस्टेंस है, ये सारी जो यूनिट्स हैं, ये जो यूनिट्स हैं, ये अगर वन वे में, मतलब वन वे में अगर हम इसका यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब एक ही मेथड से इसको हम स्पेंड कर रहे हैं, इसको खर्च कर रहे हैं एक ही मेथड से, तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगती है। अगर इसको हम बांट बांट के, यूनिट्स में बांट बांट के, थोड़ा थोड़ा खर्च करके कर रहे हैं, दूसरे मीडियम्स के साथ कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है प्लूरल वर्ब आएगी इनके साथ, ठीक है। तो ये तो हम एग्जाम्पल देखेंगे तब हमें समझ में आएगा। तब यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, लिखा है 10 मील्स नीड्स टू बी कवर्ड कम्प्लीटली ऑन फुट। अगर 10 मील्स मतलब जो ये 10 मील्स हैं, ये केवल एक तरीके से, कैसे, पैदल जो है इन्होंने कवर्ड की है, कंप्लीट की है। इसीलिए यहाँ पर ये जो वर्ब है, यहाँ पर इसमें एस लगा है ना। यहाँ पर जो वर्ब है वो प्लूरल है, ओके। अगर हम एक तरीके से यूनिट को हम खर्च कर रहे हैं, एक तरीके से हम उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो वर्ब है वो हमेशा प्लूरल रहेगा।
और ये लिखा है पूरे के पूरे जो माइल्स हैं एक ही तरीके से पूरे के पूरे मील्स हैं एक ही तरीके से यूज़ किए यानी फुट से चलकर, इसलिए सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। सिंगुलर वर्ब मतलब यहाँ पर एस या ई एस लगाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, सिंगुलर वर्ब क्या होता है, वहाँ पर वर्ब में फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं, मतलब वो सिंगुलर वर्ब होती है। फिर यहाँ पर लिखा है 10 माइल्स नीड टू बी कवर्ड पार्सली बाई कार एंड रेस्ट ऑन फुट, मतलब थोड़ी जो है ये 10 मील जो है 10 मील जो है वो थोड़ा पार्ट उसका कार से कवर किया और थोड़ा जो है वो पैदल। तो यहाँ पर ये प्लूरल वर्ब लगी हुई है, यहाँ एस या ई एस नहीं लगा है। ठीक है। अगला है कि अगर हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं, अगर हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं तो दो समान सिमिलर चीज़ों का कंपैरिजन करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है गोल्ड इज़ मोर प्रीसियस देन ऑल मेटल्स, मतलब कि यहाँ पर ये कंपैरिजन तो सही है क्योंकि गोल्ड तो मेटल है ही, लेकिन यहाँ पर ऑल मेटल्स ये गलत क्यों है, यहाँ इसकी जगह देन एनी अदर मेटल्स यूज़ होगा। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है इन ऑल मेटल्स में, जो ऊपर के सेंटेंस में ऑल मेटल लिखा है, इन ऑल मेटल में गोल्ड भी आ गया। तो यहाँ पर क्या है कि गोल्ड की तुलना हम गोल्ड से ही कर रहे हैं, मतलब ये गलत है ना। इन ऑल मेटल में मतलब इन ऑल मेटल में गोल्ड भी आ गया। सो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जाकर सेंटेंस का मीनिंग दो हो गया कि गोल्ड गोल्ड से ज़्यादा प्रीशियस है, मतलब गोल्ड दूसरी मेटल्स से ज़्यादा प्रीशियस है, ऐसा सेंटेंस होना चाहिए, ना कि ऑल मेटल्स, है ना। तो गोल्ड से ज़्यादा प्रीशियस है, जो कि रॉन्ग है। यहाँ पर ये सेंटेंस कौन सा सही है, देन एनी अदर मेटल्स, मतलब गोल्ड जो है वो दूसरी मेटल्स से ज़्यादा प्रीशियस है। अब यहाँ पर मेरा कहने का क्या मतलब था कि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वो दो चीज़ों में, सिमिलर चीज़ों में करना चाहिए। तो सिमिलर चीज़ का मतलब है कि डायमंड का यहाँ पर कंपैरिजन मेटल से कर दिया गया, तो ये सरासर गलत है क्योंकि जो डायमंड है वो मेटल नहीं है, ये नॉन मेटल है। मेरा कहने का सेंस यहाँ पर फिट बैठता है ना। डायमंड इज़ मोर प्रीसियस दैन ऑल मेटल्स, मतलब कि ये गलत है क्योंकि ये जो डायमंड है वो नॉन मेटल है, इसलिए ये ऑल मेटल की जगह जो है ऑल मेटल की जगह देन एनी अदर नॉन मेटल होना चाहिए, है ना। देन एनी अदर नॉन मेटल होना चाहिए। यहाँ पर कंपैरिजन हम किससे करेंगे, डायमंड का, नॉन मेटल्स से, देन एनी अदर नॉन मेटल्स। यहाँ पर जैसे दूसरे में लिखा है कि कालिदास इज़ मोर फेमस दैन ऑल इंग्लिश पोइट्स, ये तो सही है कि जो इंग्लिश पोइट्स हैं, पोइट तो कालिदास भी हैं, लेकिन इनकी तुलना यहाँ पर ऑल इंग्लिश पोइट्स लिखा है क्योंकि कालिदास तो साहित्य के हैं, हिंदी साहित्य के हैं, संस्कृत के हैं, है ना। तो इनकी जो है ऑल इंग्लिश पोइट्स से तुलना की जा सकती है क्योंकि ये इंग्लिश पोइट्स में शामिल नहीं हैं। और अगर इसी तरह ये लिख दिया जाए कि कालिदास इज़ मोर फेमस देन ऑल पोइट्स, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि कालिदास जो हैं वो सभी पोइट्स में शामिल हैं। देन अदर पोइट्स या देन एनी अदर पोइट्स होगा। ठीक है। तो पहली बात तो अगर हम तुलना करते हैं तो समान चीज़ों से तुलना करते हैं, कि जैसे डायमंड की तुलना की तो नॉन मेटल से की जानी चाहिए थी, है ना। और अगर यहाँ पर जैसे कर रहे हैं, कालिदास की तुलना कर रहे हैं, तो पोएट तो हैं ही लेकिन ये इंग्लिश पोएट नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ऑल इंग्लिश पोएट्स सही है। और यहाँ पर लिख दिया गया है ऑल पोइट्स, तो यहाँ पर कालिदास जो है एक बार कालिदास के ही बारे में बताया जा रहा है, और ऑल पोइट्स में कालिदास दोबारा आ गए, है ना। तो दैन मतलब वो श्रेष्ठ हैं, लेकिन बाकी बचे हुए, कालिदास को छोड़कर बाकी बचे हुए जो पोइट्स हैं उनसे श्रेष्ठ हैं, है ना। इसीलिए सेंटेंस ये गलत है, देन एनी अदर पोइट्स होना चाहिए यहाँ पर। अब अगला है सिंस और फॉर का।
पहली बात तो ये हम सभी लोग जानते हैं कि सिंस और फॉर ये टाइम को डोनेट करते हैं। अगर सेंटेंस में सिंस और फॉर यूज़ हुआ है तो ये टाइम को डोनेट करते हैं। और हमेशा अगर सेंटेंस में सिंस लगा हुआ है, अगर किसी सेंटेंस में सिंस लगा हुआ है तो सिंस से जो पहले आएगा वो कौन सा टेंस आएगा, वो या तो परफेक्ट टेंस आएगा या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा, है ना। अब यहाँ पर लिखा था आई एम वेटिंग फॉर हिम सिंस द टाइम आई हैड कंप्लीटेड बाई ग्रेजुएशन, है ना। तो यहाँ पर सिंस के पहले ये जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगा है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगा है ना। तो यहाँ पर ये गलत है क्योंकि सिंस के पहले क्या लगेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लग सकता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगेगा, परफेक्ट है ना, प्रेजेंट परफेक्ट या तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगेगा। यहाँ पर तो चलो पास्ट परफेक्ट लगा है तो पास्ट परफेक्ट लगेगा। और उसके बाद जो है सिंस के बाद यहाँ पर मतलब सिंस से पहले क्या लगेगा, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और सिंस के बाद जो है वो केवल सिंपल पास्ट टेंस लगेगा, मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी। ठीक है, तो सिंस से पहले केवल दो ही टेंस आ सकते हैं, परफेक्ट टेंस या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे वो पास्ट हो। अब यहाँ पर हम फॉर का यूज़ कब करते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं जब कोई टाइम ड्यूरेशन हो, निश्चित ना हो। और सिंस का पॉइंट ऑफ स्टार्ट मतलब कोई निश्चित समय दिया हो, है ना, तो उसमें सिंस का यूज़ करते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर सेंटेंस देख लिया ना, आई एम वेटिंग फॉर हिम सिंस द टाइम कंप्लीटेड बाय ग्रेजुएशन। तो यहाँ पर सिंस यूज़ हुआ है क्योंकि यहाँ पर डेफिनेट टाइम यूज़ हुआ है, डेफिनेट टाइम यूज़ हुआ है इसलिए सिंस लगा है। और अगर फॉर का यूज़ करेंगे तो फॉर कैसे, जैसे एक सेंटेंस बनाया, आई टॉट इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स, 2 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। ये नहीं लिखा है कि मैं 2018 से पढ़ा रहा हूँ या 2019 से पढ़ा रहा हूँ, लिखा है कि मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ। टॉट आई टॉट इंग्लिश फॉर 2 years of 2 years, इंग्लिश फॉर 2 years, फॉर 2 years मतलब 2 साल से, कोई निश्चित समय नहीं है इसीलिए यहाँ पर फॉर का यूज़ हुआ है। अगर कोई निश्चित समय होता है, पॉइंट ऑफ स्टार्ट होता है, निश्चित समय होता है, तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। और जहाँ अगर सिंस है तो वहाँ पर केवल परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही यूज़ होगा। और सिंस के बाद क्या होगा, सिंस के बाद हमेशा सिंपल पास्ट टेंस आता है, पास्ट परफेक्ट नहीं आता है। इसीलिए यहाँ पर ये हैड सिंस के बाद गलत है क्योंकि यहाँ पर केवल सिंपल पास्ट ही आएगा। 10वां रूल है कि व्हेन टू एक्शंस अकर इन पास्ट, व्हेन टू एक्शंस अकर इन पास्ट, अगर 2 एक्शन जो हैं वो पास्ट में घटित हुए हैं, 2 क्रियाएं जो हैं वो पास्ट में घटित हुई हैं, तो जो पुरानी होगी, जो बहुत पहले हुई रही होगी, मतलब उसे अर्लियर बोलेंगे, तो उसमें जो है हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे। पास्ट परफेक्ट मतलब क्या है, बीता जा चुका था। और सिंपल पास्ट कहाँ यूज़ करेंगे, जो बाद में, इसके बाद घटना हुई है, मतलब इसके बाद हुई है ना, तो यहाँ पर मतलब वो बाद में हुई है, वो जो पहले घटना हो चुकी है उसके साथ हम पास्ट परफेक्ट, और जो उसके बाद हुई है, जो बाद में हुई है, उसके साथ सिंपल पास्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस क्या है, लिखा है ही हैड फिनिश्ड द वर्क, उसने वह अपना काम ख़त्म कर चुका था। आफ्टर ही हैड मेट हिम, उसके मिलने के बाद, है ना, उसके मिलने के बाद, आफ्टर वी हैड मेट हिम। तो यहाँ पर ये हैड नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर ये जो है आफ्टर ही हैड मेट मतलब कि वो पहले मिल चुका था उससे, बाद में उसने काम ख़त्म किया अपना, है ना, पहले उससे मिला फिर बाद में उसने काम ख़त्म किया। तो यहाँ पर ये हैड गलत हो जाएगा। और यहाँ पर सिंपल पास्ट मतलब वर्ब की फर्स्ट मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी यहाँ पर। ठीक है, और सिंपल पास्ट हो जाएगा। यहाँ पर है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, ये फेमस सेंटेंस है इस रूल के लिए। तो यहाँ पर क्या है कि पेशेंट जो है वो मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले, है ना, तो डॉक्टर आने के पहले मतलब डॉक्टर बाद में आए, पेशेंट पहले मर गया, तो जो पहले हो गई घटना वो उसमें हैड लगेगा, और जो बाद में हुई है उसमें क्या लगेगा, अराइव्ड लिखा है ना, यहाँ पर सिंपल पास्ट लगा है, मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है। तो ये रहा
पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट का रूल। रूल नंबर 11 क्या है? रूल नंबर 11 बोल रहा है वी यूज़ अ पॉजिटिव एडजेक्टिव बिफोर अ जीरंड। तो जीरंड क्या होता है? जीरंड होता है जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तो उसे जीरंड कहते हैं। और जीरंड हमेशा नाउन की तरह यूज़ होता है। मतलब जब अगर सेंटेंस के आगे आ रहा है जीरंड, जीरंड नाउन ही होता है। तो इज़ प्लेइंग अ रोल ऑफ नाउन। गूगल वो गोइंग क्या है यहाँ पर? जीरंड क्या है यहाँ पर? ये जीरंड वो नाउन की तरह प्ले कर रहा है। तो हमेशा जहाँ पर जीरंड यूज़ होगा, नाउन की तरह यूज़ होगा, तो उसके आगे पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज़ करेंगे। माई फादर, जैसे ये अब नाउन हुआ तो नाउन मतलब कोई चीज़। जैसे हाँ, ये नाउन यहाँ पर कार है, कार भी एक नाउन है। तो हम क्या बोलेंगे? मी कार बोलेंगे, माई कार बोलेंगे, माइन कार बोलेंगे या आई कार बोलेंगे? यहाँ पर हम माई कार बोलते हैं ना, मेरी कार। क्यों? क्योंकि कार जो है नाउन है। इसीलिए यहाँ पर भी हम ये गोइंग जो है वो जीरंड नाउन है, इसीलिए इसके आगे जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे ही गोइंग के साथ भी माई गोइंग आएगा। रूल नंबर 12 है लॉ ऑफ इन्वर्जन। लॉ ऑफ इन्वर्जन मतलब कि नॉर्मल जो सेंटेंस होता है वो किस फॉर्म में होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, है ना। कॉम्प्लीमेंट में कई चीज़ें आ जाती हैं, डायरेक्ट वर्ब, इनडायरेक्ट वर्ब, कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो ये है कि यहाँ पर ये जो सेंटेंस होता है वो सिंपल फॉर्म में ऐसे लिखा होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। और लॉ ऑफ इन्वर्जन क्या कहता है? लॉ ऑफ इन्वर्जन कहता है कि जो आप हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब को आगे रखो, वर्ब को आगे रखो, ये लॉ ऑफ इन्वर्जन कहता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है आगे देखते हैं कि लॉ ऑफ इन्वर्जन क्या कहता है। इन्वर्जन कहता है कि आप सब्जेक्ट से स्टार्ट मत करो सेंटेंस को, आप हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करो। ओके, तो मतलब अगर सेंटेंस लिखा है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, तो यह इन्वर्जन तब लगता है जब हेल्पिंग वर्ब आगे आता है। ठीक है, जब हम सेंटेंस को एडवर्ब से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले तो देख लिया कि इन्वर्जन है क्या। इन्वर्जन है जब हम हेल्पिंग वर्ब को आगे रखते हैं, ना कि सब जो सेंटेंस है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन्वर्जन इसे कहते हैं। और यहाँ पर इन्वर्जन है कितने टाइप का? इन्वर्जन है 2 टाइप का। लॉ ऑफ इन्वर्जन 2 टाइप का है, एक है पार्शियल इन्वर्जन, एक है कंप्लीट इन्वर्जन। पार्शियल इन्वर्जन में होता है कि जब कोई हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट के आगे आता है ना, तो वहाँ पर वो पार्शियल इन्वर्जन होता है। और जब कोई मेन वर्ब आगे आती है तब वो होता है कंप्लीट इन्वर्जन। कंप्लीट इन्वर्जन में क्या लिखा है? कंप्लीट इन्वर्जन में हम एडवर्ब के बाद मेन वर्ब लगाते हैं। क्या लिखा है कि हम एडवर्ब के बाद जब मेन वर्ब यूज़ करते हैं तो वो कंप्लीट इन्वर्जन हुआ। और जब हम एडवर्ब के बाद क्या करते हैं, वो लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, तो वो कैसा होता है? वो पार्शियल होता है। पार्शियल क्या होता है? यहाँ पर लिखा है कि जब हम किसी सेंटेंस को एडवर्ब से स्टार्ट करेंगे तो वो हमेशा लॉ ऑफ इन्वर्जन शो करेगा, जिसके अकॉर्डिंग हम एडवर्ब के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो वो होगा पार्शियल इन्वर्जन। ठीक है, इसे बोलते हैं पार्शियल इन्वर्जन। और जब हम एडवर्ब के बाद जो है वो मेन वर्ब यूज़ करेंगे तो उसे कहते हैं कंप्लीट इन्वर्जन। ठीक है, तो इन्वर्जन 2 टाइप का हुआ। और इन्वर्जन रूल होता कहाँ है, कहाँ लगता है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। इन्वर्जन लगता कहाँ है? तो वो लगता है जब हम सेंटेंस में किसी एडवर्ब को यूज़ करते हैं, जब सेंटेंस में आगे एडवर्ब यूज़ होता है ना। लिखा है जब हम किसी सेंटेंस को एडवर्ब से स्टार्ट करेंगे, जैसे रेयरली डिड ही गो देयर, रेयरली डिड ही गो देयर। रेयरली क्या है? ये है एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब होता है जो हमें वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। लिखा है ना, एडवर्ब क्या होता है? जो हमें वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब के बारे में बताता है। मतलब क्या है कि यहाँ पर धीरे धीरे चलो, तेज़ तेज़ चलो, तेज़ तेज़ धीरे धीरे, ये सब एडवर्ब हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि लॉ ऑफ इन्वर्जन कब यूज़ होता है? जब सेंटेंस एडवर्ब से शुरू होता है। ठीक है, तो रेयरली डिड ही गो देयर, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि सेंटेंस जो है वो एडवर्ब से शुरू हुआ है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगा है बाद में, तो ये पार्शियल इन्वर्जन हुआ।
और अगर एडवर्ब के बाद मेन वर्ब यूज़ होती है तो वो कंप्लीट इन्वर्जन हुआ। अब यहाँ पर क्या लिखा है, दूसरा नो सूनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ये जो नो सूनर है ये भी एडवर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पर नो सूनर सेंटेंस लिखा है, नो सूनर आई हैड इंटर्ड द क्लास व्हेन इट बिगन टू रेन, है ना। इसमें कहाँ एरर है कि नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर यही रूल फॉलो होगा कि एडवर्ब के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एडवर्ब के बाद हमेशा जब हेल्पिंग वर्ब आएगा तो ये सेंटेंस ऐसे अरेंज हो जाएगा कि नो सूनर के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब हैड, नो सूनर हैड आई नो सूनर, ये हैड आगे लग जाएगा आई के, नो सूनर हैड आई एंटर्ड द क्लास, है ना। और हमेशा सूनर के साथ देन लगता है ना कि वेन। सूनर के साथ हमेशा क्या लगता है, नो सूनर के साथ देन आता है ना कि वेन। तो ये भी इम्पॉर्टेंट रूल है, ठीक है। तो देन इट बिगन टू रैन, और यहाँ पर नो सूनर एडवर्ब है इसलिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो नो सूनर के बाद आएगी। अब अगला एग्जाम्पल भी है वो देख लेते हैं, इसी पर है। ही नेवर गोज टू टेम्पल नाइदर सी डज, नेक्स्ट सेंटेंस सी डज, ठीक है। ही नेवर गोज टू टेम्पल नीदर सी डज। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ये नीदर है ये क्या है, ये एडवर्ब है, इसीलिए यहाँ जो ये डज है ये नीदर के बाद आएगा। नीदर डज सी, है ना, जो भी आगे का सेंटेंस होगा। तो यहाँ पर सेंटेंस कैसे सही होगा, ही नेवर गोज टू टेम्पल नीदर डज सी। ना वह कभी मंदिर जाता है और ना लड़की जाती है, सी मतलब लड़की जाती है। तो नेक्स्ट सेंटेंस जो है स्टार्ट एडवर्ब से हो रहा है, इसीलिए रूल किसका रूल फॉलो करेगा, इन्वर्जन, लॉ ऑफ इन्वर्जन का रूल फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये रहे आज के रूल। हमने क्या पढ़ा है, हमने रूल नंबर 6 से पढ़ा है। एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। हमने ये पैटर्न पढ़ा है कि अगर नंबर है, यूनिट है, नाउन है, नंबर यूनिट एडजेक्टिव है, तो हमेशा ये जो यूनिट है वो सिंगुलर रहेगी। और अगर जो है नंबर के बाद यूनिट है और नाउन और एडजेक्टिव नहीं है, तो अगर यह कंप्लीट सेंस दे रही है, सफिशियंट है, तो वहाँ पर जो यूनिट है वो प्लूरल होगी। और अगर कंप्लीट सेंस नहीं दे रही है तो वहाँ पर जो यूनिट है वो सिंगुलर होगी। ये देखा, और देखा कि ये जो यूनिट्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होती हैं, ठीक है। और ये जो हैंडफुल वाला है कि जो ये रैंडम यूनिट्स होती हैं, रैंडम यूनिट्स, हैंडफुल, स्पूनफुल, है ना, ऐसी चीज़ें जो हैं वो हमेशा सिंगुलर यूज़ होती हैं। तो ये वाला आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्या देखा है, अगला देखा है कि अगर ये है अमाउंट, स्पीड या वेट या हाइट, कोई भी यूनिट है वो वन वे में यूज़ होती है, वन वे की तरह यूज़ करें तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगेगी। और अगर हम वेरियस वेज में यूज़ करते हैं तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब लगेगी। मतलब कि जैसे देखा ही हम लोगों ने कि 10 मील्स नीड्स टू बी कवर्ड कम्प्लीटली ऑन फूड, तो ये सही है, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगी है। अगर यहीं पर दो तरीके से हो जाता कि 10 मील्स नीड्स टू बी कवर्ड पार्सली बाई कार एंड रेस्ट ऑन फूड, तो यहाँ पर ये जो है प्लूरल वर्ब लगेगी, ठीक है। रूल नंबर 8 पढ़ा था कि हम जो है चीज़ों को समान, जो अगर कंपेयर कर रहे हैं तो समान चीज़ों में करें, ठीक है। तो ये हम लोगों ने तो अच्छी तरह से देखा था। रोल नंबर 9 क्या था, सिंस कहाँ, सिंस और फॉर टाइम को डोनेट मतलब कि डोनेट करते हैं, है ना। और सिंस और फॉर से पहले हमेशा जो सेंटेंस है, सिंस और फॉर क्या डोनेट करते हैं, टाइम, ठीक है। और सिंस से पहले इनके अलावा जो भी टेंस मतलब इनके अलावा कोई भी टेंस यूज़ नहीं होता है। कौन से टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, वो प्रेजेंट पास्ट कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो सिंस से पहले जो है परफेक्ट टेंस यूज़ होते हैं, और सिंस के बाद जो है वो, ये याद रखना चाहिए कि सिंस के बाद जो है वो सिंपल पास्ट टेंस यूज़ होता है, पास्ट परफेक्ट नहीं यूज़ होगा। यहाँ पर ये एरर पूछा जा सकता है। फॉर वहाँ यूज़ होता है जहाँ कोई डेफिनेट टाइम नहीं होता है। रोल नंबर 10 हमने पढ़ा था
रोल नंबर 10 पढ़ा था कि जब दो एक्शन दिए गए हों पास्ट में, दो क्रियाएं पास्ट में हुई हों, तो जो बहुत पीछे हुई रही होती हैं, बहुत पुरानी रही होती हैं, उनके साथ पास्ट परफेक्ट मतलब जो पहले हुई रहती हैं उनके साथ पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर जो उसके बाद रही होती हैं, घटित हो रही होती हैं, उनके साथ सिंपल पास्ट, है ना। रूल 11 क्या पढ़ा है कि हम जीरंड के आगे पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, क्योंकि जीरंड जो है वो नाउन की तरह काम करता है। अगला लास्ट वाला पढ़ा था हमने, लॉ ऑफ इन्वर्जन। लॉ ऑफ इन्वर्जन किसे कहते हैं कि लॉ ऑफ इन्वर्जन हमें ये बताता है कि हमें जो सेंटेंस है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। और लॉ ऑफ इन्वर्जन यूज़ कब होता है, जब सेंटेंस जो है वो एडवर्ब से स्टार्ट होता है, तब हम एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लगाते हैं। इसे लॉ ऑफ इन्वर्जन कहते हैं। दो टाइप का होता है, कंप्लीट इन्वर्जन और पार्शियल इन्वर्जन। कंप्लीट इन्वर्जन क्या है, जब हम एडवर्ब के बाद मेन वर्ब लगाते हैं तब वो कंप्लीट इन्वर्जन है, और जब हम एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो वो पार्शियल इन्वर्जन है, ठीक है। और लास्ट में पढ़ा था कि जो नो सूनर है, नो सूनर के साथ, नो सूनर एक तो एडजेक्टिव है तो ये लॉ ऑफ इन्वर्जन फॉलो करेगा रूल, और इसके साथ हमेशा नो सूनर के साथ दैन का यूज़ होता है, ठीक है। अब बारी है इम्पॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस की। तो हमने कल की वीडियो में 10 ईडियम एंड फ्रेजेस जो है वो पढ़ लिए थे। आज के क्या है, एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर मतलब बिल्कुल ठीक हालत में। एप्पल पाई ऑर्डर मतलब बिल्कुल ठीक हालत में, इन गुड कंडीशन। आपसे पूछा जाए कि आप कैसे हैं, आपकी कंडीशन अब कैसी है, तो क्या कहेंगे, एप्पल पाई ऑर्डर मतलब अब हमारी हालत बिल्कुल ठीक है। एप्पल पाई ऑर्डर मतलब हम ऐसे ट्रिक बना लेते हैं कि जब हम एप्पल पा जाते हैं, हमको एप्पल मिल जाता है, तो हमारी हालत बिल्कुल ठीक हो जाता है, हम गुड कंडीशन में आ जाते हैं, है ना। एप्पल पाई ऑर्डर। अगला है एट ए लॉस। एट ए लॉस मतलब निर्णय ना ले पाना, टू बी अनेबल टू डिसाइड। एट ए लॉस, एट ए लॉस मतलब कि टू बी अनेबल टू डिसाइड, है ना। जब हम बहुत कंफ्यूज होते हैं तो हम बहुत ही क्या किस कंडीशन में होते हैं, एट ए लॉस मतलब निर्णय ना ले पाना। अगला है एट ए पिंच। एट ए पिंच, अच्छा एक होती है पिंच ब्लैक एक्सरसाइज, वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होती है ना। एट ए पिंच, ये पिंच क्या है, समस्या में होना। पिंच, एट ए पिंच मतलब इन ए ट्रबल। अगला है एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ मतलब हमारी भुजा की दूरी पर, मतलब दोस्ती ना रखना, कहते नहीं कि एक हाथ की दूरी रखना, दूर रखना, है ना। एट आर्म्स लेंथ। अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली। टू फ्रेंडली मतलब कि बहुत ज़्यादा दोस्ती रखना अवॉइड करो, अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, एट आर्म्स लेंथ। एट, अगला है एट डैगर्स ड्रॉन। एट डैगर्स ड्रॉन। डैगर्स ड्रॉन मतलब टू हैव बिटर इनमिटी। इनमिटी मतलब कट्टर दुश्मनी होना। एट डैगर्स ड्रॉन, एट डैगर्स ड्रॉन मतलब कट्टर दुश्मनी होना, टू हैव बिटर इनमिटीज़। एट एज, एट एज मतलब चिंता रहित, बिल्कुल आराम से। एट एज मतलब कि चिंता रहित, फ्री फ्रॉम पेन एंड एनजाइटी। हम मतलब क्या है, हम ऐसे कह सकते हैं जब हमें जॉब मिलेगी तब हम किस कंडीशन में होंगे, एट एज, चिंता रहित हो जाएंगे। एट एज, एट एज मतलब कि फ्री फ्रॉम पेन एंड एनजाइटी। एट वंस फिंगर्स एंड्स। एट वंस फिंगर्स एंड मतलब एंड्स मतलब पूर्ण जानकारी होना, कहते नहीं है कि आप जो है आपकी पूरी जानकारी उसके फिंगर पर है ना। एट वंस फिंगर्स एंड पूर्ण जानकारी होना। टू हैव कंप्लीट नॉलेज मतलब हमारे फिंगर के एंड पर है। एट वंस फिंगर एंड हमारे बाएं हाथ का खेल है, हमारी तो ये नहीं कहते हमारे बाएं हाथ का खेल है, हमारे दाएं हाथ का खेल है, वही चीज़ है एट वंस फिंगर्स एंड, ठीक है। मतलब पूर्ण जानकारी होना, टू हैव कंप्लीट नॉलेज। फिर है एट वंस विट्स एंड। एट वंस विट्स एंड मतलब चकित रह जाना, पजल्ड, पजल्ड कन्फ्यूज्ड, है ना। तो पजल्ड हो जाना, कन्फ्यूज्ड हो जाना, परप्लेक्स्ड हो जाना। परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड मीन्स क्या होता है, परप्लेक्स्ड मतलब कन्फ्यूज्ड हो जाना, परप्लेक्स्ड
पजल्ड, कन्फ्यूज्ड मतलब एट वंस विट्स एंड, चकित रहना, कंफ्यूज रहना। अगला है एट सिक्सेस एंड सेवन्स, ये बहुत पूछा जाता है, अस्त व्यस्त होना या है ना अतितर बितर होना, ये कहते हैं कि इन डिसऑर्डर, अव्यवस्थ मतलब उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है, तो इन डिसऑर्डर मतलब अस्त व्यस्त होना। तो एट सिक्सेस एंड सेवन्स, फिर है एट स्टेक मतलब दांव पर, क्या है ये चीज़ किस पे लगी हुई है, एट स्टेक, स्टेक मतलब दांव पर लगी हुई है। एट रिस्क एंड इंश्योर्ड, एट रिस्क एंड इनसिक्योर्ड, इनसिक्योर्ड है ना, इनसिक्योरिटी पर है। एट द, अब यहाँ पर एट रिस्क एंड इनसिक्योर्ड। फिर है एट 11th आवर, एट 11th आवर, आर है ना, एट 11th आर मतलब अंतिम समय में, अंतिम समय में। एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट मोमेंट मतलब एट द 11th आवर मतलब एट द लास्ट मोमेंट। फिर है बैक स्टेयर्स गॉसिप, बैक स्टेयर्स, स्टेयर्स गॉसिप मतलब नौकरों के बीच का गपशप, बैक स्टेयर्स गॉसिप मतलब पिछड़े लोगों का गॉसिप मतलब नौकरों के बीच का गपशप। टॉक एमंग सर्वेंट्स अनफेयर, अनफेयर टॉक्स है ना, नौकरों के बीच का गपशप। तो बैक स्टेयर्स गॉसिप। तो हमने क्या देखा, एप्पल पाई ऑर्डर्स, एप्पल पाई ऑर्डर मतलब जब हम एप्पल हम पा जाते हैं, मिल जाता है, तो हमारी हालत बिल्कुल गुड कंडीशन में जाती है, इन गुड कंडीशन है ना। एट ए लॉस मतलब टू बी अनेबल टू डिसाइड, एट ए लॉस मतलब टू बी अनेबल टू डिसाइड। एट ए पिंच मतलब कि हम किसी तकलीफ में हैं, मतलब इन ए ट्रबल। और एट आर्म्स लेंथ मतलब थोड़ा दूरी दूरी बनाए रखना है ना, अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली। एट डैगर्स ड्रॉन मतलब, एट ड्रैगर्स ड्रॉन मतलब कट्टर दुश्मनी, टू हैव अ बिटर एनिमिटी। एट एज मतलब चिंता रहित, एट एज मतलब आसानी से, आसान होता है ना, ईजिली मतलब ईजिली से एज बना है। तो एट एज मतलब कि फ्री फ्रॉम पेन एंड एनग्जाइटी। एट वंस फिंगर्स एंड मतलब टू हैव कंप्लीट नॉलेज। एट वंस विट्स एंड, एट वंस विट्स एंड मतलब पजल्ड कंफ्यूज्ड है ना। एट सिक्सेस एंड सेवन्स इन अ डिसऑर्डर। एट स्टेक मतलब एट रिस्क है ना, एट रिस्क। एट द 11th आवर मतलब एट द लास्ट मोमेंट। बैक स्टेयर गॉसिप मतलब टॉक, टॉक एमंग सर्वेंट्स। तो फ्रेंड्स ये रहे हमारे आज के इम्पॉर्टेंट ग्रामर रूल और इम्पॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब जो है वो फेस्टिव सीज़न आने वाला है, चल ही रहा है, तो शायद मैं कभी कभी वीडियोस नहीं डाल पाऊँगी कंटिन्यूसली, ठीक है, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने वीडियोस डाल पाऊँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा एक्सप्लेन किया बेनिफिशियल लग रहा है, तो प्लीज़ जो है वीडियो को देखने के बाद ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, है ना, इसी तरह अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू।